हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, बहुत दिनों बाद फिर से वापस आ चुकी हूँ एक न्यू स्टोरी लेकर। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया हो। एक्चुअली मेरी बड़ी बहन का एक एक्सीडेंट हो गया है एंड इसकी वजह से उसका पैर टूट गया है। तो उसका ऑपरेशन वगैरह हुआ है एंड अभी वो कम्प्लीटली बेड रेस्ट में है। तो इसलिए मैं थोड़ा बिज़ी थी उस चीज़ों में, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं ला पा रही थी। बट डोंट वरी, अब मैं वापस आ चुकी हूँ एंड आज हम एक न्यू स्टोरी शेयर करेंगे। इस स्टोरी का नाम है टू फेस द सी वेयर फ्लावर्स ब्लूम। ऑथर का नाम है मिस टी.डी.टी.के एंड ये एक वांगशियन स्टोरी है एंड फैंटेसी है। इसमें लंचा टॉप है, विंग बॉटम है एंड ये एक मरमेड स्टोरी है। आई नो मैंने पहले भी एक मरमेड स्टोरी शेयर किया है, बट उस स्टोरी में क्या था कि लंचा तो मरमेड था ही, उसके साथ साथ विंग भी मरमेड था जो इंसान बन चुका था एंड देन वो फिर से मरमेड बन गया था। बट इस स्टोरी में लंचा मरमेड है बट विंग मरमेड नहीं है, वो एक नॉर्मल इंसान है। ना वो कभी मरमेड था और ना ही वो कभी मरमेड बनेगा, वो इंसान ही रहेगा। अब हम देखेंगे कि एक मरमेड एंड इंसान के बीच में लव स्टोरी कैसे होता है एंड वो दोनों कैसे एक हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट पार्ट। स्टोरी शुरू होता है वाटर वर्ल्ड से। वाटर वर्ल्ड जहाँ पर मरमेडों का दुनिया है। अभी इस वक्त पे लंचा बहुत छोटा है एंड वो अपने मम्मा के साथ स्विम कर रहा था। उसका माँ उसे किसी सीक्रेट प्लेस में लेकर जा रही थी। लंचा बहुत छोटा था तो उसके आसपास जितने भी फिशेस जा रहे थे वो उन्हें देख रहा था एंड वो उनके साथ ही एंथुसियास्टिकली स्विम भी कर रहा था। लंचा सेकेंड जेड है। उसका एक बड़ा भाई भी है जो है लानसीचेन। लानसीचेन एंड लंचा महीने में एक ही दिन वो अपने माँ से मिल सकते हैं एंड टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वो भी अपनी तरीके से। एंड लंचा की माँ को मैडम लान को अच्छी तरीके से पता है कि उनके बच्चों को एग्जैक्टली क्या चाहिए, वो लोग क्या पसंद करते हैं। उनका बड़ा बेटा लान हुआन जो मंथ के इस दिन में जिस दिन वो अपने माँ से मिलता है उस दिन वो अपने माँ के साथ आर्ट, म्यूज़िक, ज्वेलरी ये सब क्रिएट करना पसंद करता है। वो दोनों एक साथ गाना भी गाते हैं, खेलते भी हैं। लंचे की माँ का एक स्पेशल घर है, स्पेशल रूम जिसका नाम है जेंशन हाउस। उसकी माँ वहाँ पर ही रहती है एंड वो लोग उनसे वहाँ पर ही मिलने जाते हैं एंड वो लोग वहाँ पर ही टाइम स्पेंड करते हैं। लंचा को नहीं पता जेंशन का मतलब क्या है, बट एनीवेज लंचा अपने भाई से डिफरेंट है। उसका भाई फिर भी बात करता है, स्माइल करता है, बट लंचा बहुत चुप रहता है। वो शाई है एंड बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी है। वो अपने मन की बात किसी से बोल नहीं पाता, वो बात करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो अपने माँ के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करता है, उनके साथ कडलिंग करना, उनसे स्टोरीज सुनना, बहुत सारे मीट्स एंड टेल्स उसे उनसे सुनना बहुत अच्छा लगता है। एंड लंचा का फेवरेट स्टोरीज होता है ह्यूमन स्टोरीज। जिन स्टोरीज में ह्यूमंस इन्वॉल्व रहते हैं, लंचा को वो स्टोरीज बहुत पसंद आता है। लंचा की माँ को अच्छे तरीके से पता है कि उन्हें ह्यूमन की स्टोरीज अपने बेटों को नहीं बोलना चाहिए, बट पता नहीं क्यों वो अपने आप को रोक नहीं पाती। एंड देन एक दिन लंचा की माँ मैडम लान अपने छोटे बेटे लंजन को लेकर एक सीक्रेट वे से क्लाउड रिसर्च से बाहर निकल गई। ये पहली बार था जब लंचा की माँ वहाँ से निकल रही थी, बंदी रहने के बाद, एंड वो अपने साथ अपने बेटे को भी लेकर जा रही थी। उन्होंने लंचा से प्रॉमिस करवाया कि वो कहीं भी इसके बारे में किसी को भी नहीं बोल सकता एंड लंचा ने प्रॉमिस किया कि वो किसी को भी इसके बारे में नहीं बताएगा। लान्स कहीं भी झूठ नहीं बोलते एंड लंचा तो बहुत ही स्ट्रिक्ट लान है, वो कहीं भी झूठ नहीं बोल सकता। बट आज लंचा अपने आप को रोक नहीं पाया, उसने प्रॉमिस कर ही दिया, क्योंकि आज लंचा की माँ थोड़ा सा डिफरेंट दिख रही थी, थोड़ा सा स्ट्रेंज लुक दे रही थी। उन्होंने लंचा के हाथ को पकड़ा एंड देन वो अपने जेंशन हाउस के एक सीक्रेट रूम पे लेकर गया लंचा को। देन वो लंचा को उस सीक्रेट रूम के बेड के सामने लेकर आई। आज लंचा की माँ बहुत ही डिफरेंट दिख रही थी। उनका हेयर ओपन था, उनके हेयर में कोई भी ऑर्नामेंट्स नहीं था, सिर्फ वो ब्लू रिबन था जो उनके फॉरहेड में बंधा रहता है। उस सीक्रेट रूम पे आकर लंचा की माँ ने लंचा से कहा, आजान, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। एक जगह है जहाँ पर मैं जाना चाहती हूँ।
एंड मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ, बट तुम्हें प्रॉमिस करना होगा तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगे, अंकल को भी नहीं। लंजा ने पूछा एंड भाई को भी नहीं? उसकी माँ ने कहा नहीं, आहुआन को भी नहीं। लंजा की माँ का आइज़ बहुत ही वाइल्ड थी, जैसे कि वो एक्साइटेड भी थी बट एट द सेम टाइम वो कम्प्लीटली ट्रस्ट भी नहीं कर पा रही थी लंजा, क्योंकि लंजा एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लान है, वो हर एक रूल्स को फॉलो करता है। लंजा ने अपने माँ को ध्यान से देखा, देन उसने पूछा, क्या आप जहाँ पर जाना चाहती हैं क्या वो उन सीक्रेट स्टोरीज में से एक है, उनसे रिलेटेड है? लंजा के माँ ने नोट किया, तो लंजा ने क्वाइटली नोट करते हुए कहा, ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, मैं अपने माँ के साथ जाना चाहता हूँ। ये सुनकर मैडम लान के फेस में स्माइल आ गया। उन्होंने लंजा के चिक्स को पिंच किया, देन उन्होंने अपने फॉरहेड को लंजा के फॉरहेड में रखा एंड कुछ टाइम तक वो दोनों वैसे ही थे। एंड देन वो लोग उस सीक्रेट रूम के एक बड़ा सा मिरर के सामने आ गए। लंजा कुछ भी नहीं कह रहा था, वो बस अपने माँ को फॉलो कर रहा था, वो भी साइलेंटली एंड ओबीडियंटली। एंड तभी लंजा ने देखा कि उस सीक्रेट रूम में जो बड़ा सा मिरर है, उस मिरर के अंदर एक सीक्रेट रास्ता है। लंजा ने देखा कि उसकी माँ ने एक सीक्रेट कोरल निकाला वॉल से एंड देन उन्होंने उस मिरर के सामने फ्लोट किया एंड तभी उस मिरर के सामने एक रास्ता ओपन हो गया एंड वो लंजा के हाथ पकड़कर उस रास्ते से बाहर चली गई। ये सब देखकर लंजा बहुत ही क्यूरियस हो गया। ये सब बहुत ही न्यू था, उसे पता भी नहीं था कि मिरर के उस पार एक रास्ता भी हो सकता है। वो दोनों कंटिन्यू जा रहे थे एंड एक एक करके सारे रास्ते ओपन हुए जा रहे थे। वो लोग जितना आगे बढ़ रहे थे रास्ता उतना ही ओपन हुआ जा रहा था। एंड फाइनली कुछ टाइम बाद वो लोग क्लाउड रिसेस के बाहर चले आए। लंजा लाइफ में पहली बार क्लाउड रिसेस के बाहर आ रहा था, बाहर का दुनिया देख रहा था, बाहर का समुंदर देख रहा था। इस समुंदर बहुत ही डिफरेंट था। यहाँ पर वाइट सैंड था, ओपन सी था। अब लंजा की माँ लंजा को लेकर आगे बढ़ रही थी। उन्होंने आगे बढ़ते हुए लंजा से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा घर का नाम क्लाउड रिसेस क्यों है? लंजा ने कहा, क्योंकि जिस कोरल से हमारा होम बना हुआ है वो वाइट कलर का है, बिल्कुल क्लाउड्स की तरह। लंजा को ये आंसर पता है क्योंकि ये उनके पढ़ाई में से ही एक है एंड अंकल उससे ये सवाल बहुत पूछते हैं एंड लंजा इसका जवाब ठीक से बोल पाता है, इसके लिए अंकल बहुत ही प्राउड फील करते हैं। ये आंसर सुन के लंजा की माँ ने कहा, बिल्कुल सही कहा, गुड जॉब। बट क्या तुम्हें पता है कि लान फैमिली को ये क्लाउड वर्ल्ड कहाँ से मिला? ये सुन के लंजा ने अपने हेड को शेक किया। ये सुन के मैडम लान ने स्माइल किया। उन्होंने कहा, बहुत सालों पहले लान एन ने एक बार ह्यूमंस को इंसानों को डिस्कस करते हुए सुना था। वो लोग कुछ क्लाउड्स बोल रहे थे, तो वो पानी के ऊपर गए एंड उन्होंने आसमान में ऐसे ही कुछ वाइट लार्ज तैरते हुए देखा। उन्हें पता चला कि उसका ही नाम क्लाउड्स है। उन्हें लगा कि ये क्लाउड्स बिल्कुल वाटर वर्ल्ड के कोरल की तरह दिखता है, तो दैट्स वाई उन्होंने हमारे घर के नाम क्लाउड रिसेस रखा। ये सुन के लंजा बिल्कुल शॉक्ड हो गया। ये वो पहली बार सुन रहा था क्योंकि अंकल ने कहीं भी उसे इसके बारे में नहीं बताया था। लंजा की माँ ने कहा, हालांकि ये बात सच है कि अभी लांस अपने आप को ह्यूमन से दूर रखते हैं, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, बट फिर भी ह्यूमन वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे ब्यूटीफुल चीज़ें हैं जो हमारे वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं। ये बोलते हुए लंजा की माँ कुछ टाइम के लिए चुप हो गई, जैसे कि वो कुछ सोच रही थी, उन्हें कुछ याद आ रहा था। उन्होंने उन दोनों के जॉइंट हाथों को देखा। उन्होंने कहा, आजान, आज तुम्हारी माँ तुम्हें एक न्यू स्टोरी बताएंगी। ये बोलते हुए लंजा की माँ लंजा को लेकर आगे बढ़ रही थी स्विम करते हुए। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें अभी तक ह्यूमंस की स्टोरी बताया है ना? लंजा ने नोट किया। लंजा की माँ ने कहा, वेल, एक स्टोरी है जो एक यंग वुमेन से शुरू होती है। एक यंग वुमेन थी, एक ह्यूमन वुमेन। उस वुमेन को समुंदर से बहुत प्यार था।
उन्हें इतना प्यार था कि उन्हें लगता था कि समुंदर उन्हें खींच रहा है। एंड जब उन्हें पता चला कि समुंदर के नीचे क्लाउड रेसेस नाम का एक वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, वो अपने आप को रोक नहीं पाई। उन्हें लगा कि उन्हें फ्रीडम मिल जाएगा, उन्हें फ्रीडम फील होगा, तो वो स्विम करते हुए वहाँ पर आने लगी। वैसे ह्यूमन समुंदर के अंदर ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि वो लोग यहाँ पर सांस नहीं ले सकते। एंड उनका पैर है, उनका कोई टेल नहीं है हमारी तरह। ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया। पैर, ये क्या चीज़ है? लंजे की माँ ने कहा, बट फिर भी वो वुमेन समुंदर में स्विम करते हुए आ गई। वो स्विम करते हुए बहुत दूर आ गई। एंड जब वो आ रही थी तब उन्हें फील हो रहा था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। तो एक्चुअली उन्हें एक मरमेड फॉलो कर रहा था। उस मरमेड को भी ह्यूमंस को लेकर बहुत ही क्यूरियोसिटी था। वो मरमेड एक ह्यूमन वुमेन से प्यार करता था। ये सुन के लंजा सोच रहा था, ये तो अलाउड नहीं है। उनके क्लाउड रेसेस में एक रूल है कि वो लोग ह्यूमन से इन्वॉल्व नहीं हो सकते, प्यार तो दूर की बात। तो उसकी माँ जो इस मरमेड के बारे में बात कर रही हैं, वो मरमेड उस रूल को डिसोबे कर रहा था। बट एनीवेज लंजे की माँ भी अपने रूम को छोड़कर बाहर जाने के लिए अलाउड नहीं है। क्या ये सब रिलेटेड है? लंजे को समझ नहीं आ रहा था। एंड तभी लंजे की माँ जो स्टोरी बोल रही थी, वो स्टोरी अब फेयरी टेल से एक डार्क टर्न ले रहा था। लंजे की माँ ने लंजे से कहा कि वो ह्यूमन वुमेन जो समुंदर में स्विम करते हुए आ गई थी, वो उस मरमेड से अट्रैक्टेड हो गई। उनके बीच में अफेक्शन हो गया। एंड इसके वजह से उस ह्यूमन वुमेन ने कुछ ऐसा किया जिसके वजह से उस मरमेड मैन के जो टीचर था, उनका डेथ हो गया। उस ह्यूमन वुमेन को लगा था कि शायद वो मरमेड अब उस वुमेन को समुंदर में मरने के लिए छोड़ देगा, उसे वहाँ पर मार डालेगा। बट वो मरमेड डिफरेंट था। उस मरमेड ने एक फॉरबिडन मैजिक यूज़ किया एंड उस कल्टिवेशन मैजिक को यूज़ करके उस ह्यूमन वुमेन को एक मरमेड वुमेन में ट्रांसफ़र कर दिया, उसे एक मरमेड बना दिया। लंजे की माँ ने कहा, एक टाइम में मरमेड बनना उस वुमेन के लिए एक ड्रीम था, उसका बिगेस्ट ड्रीम था। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ये ड्रीम कभी पूरा होगा, क्योंकि ये इम्पॉसिबल था। उस वुमेन को एक टाइम में लगा था कि समुंदर में उसे फ्रीडम मिलेगा, उसे अच्छा लगेगा, वो ठीक से जी पाएगा। बट उसे नहीं पता था कि ये समुंदर ही उसे ट्रैप कर देगा, उसे बंदी बना लेगा, उसे उस इंसान के साथ ट्रैप कर देगा जिस इंसान से जिस मरमेड से वो वुमेन प्यार भी नहीं करती थी, सिर्फ अट्रैक्शन था, प्यार नहीं था। वो वुमेन एक ऐसी वर्ल्ड में ट्रैप्ड हो गई जो वर्ल्ड उससे हेट करता है। एंड वो भी इसलिए क्योंकि वो उस वर्ल्ड से बिल्कुल डिफरेंट है एंड वो किसी डिफरेंट वर्ल्ड से आई है। ये बोलते हुए लंजे की माँ के गोल्डन आईज धीरे धीरे डार्क हो रहा था, जैसे कि उन्हें कुछ याद आ रहा था जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एंड पता नहीं कि लंजा को ये स्टोरी अच्छा नहीं लग रहा था, उन्हें अपने माँ के लिए बुरा लग रहा था। उसे नहीं पता कि वो वुमेन क्या थी, कौन थी, बट एटलीस्ट उसे अपने माँ को लेकर बहुत ही बुरा लग रहा था। तो उसने अपने टाइनी फिंगर से अपने माँ के ऊपर, उनके हाथों के ऊपर सर्कल ड्रॉ किया उन्हें कंफर्ट करने के लिए। एंड तभी उसकी माँ अपनी मेमोरी से बाहर आई। उन्होंने कहा, ओह आई एम सॉरी आजान, ये एक सैड स्टोरी है एंड ये सब सुनने के लिए तुम बहुत ही छोटे हो। एनीवेज इन सब के बारे में और मत सोचना, अभी हम हमारे एडवेंचर के नेक्स्ट पार्ट में जाने वाले हैं। ये बोलकर लंजे की माँ ने स्माइल किया एंड वो दोनों आगे बढ़ने लगे। अब धीरे धीरे वो लोग अपने घर से बहुत दूर आ गए थे। लंजे को लग रहा था कि वर्ल्ड बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ के वाटर का कलर, यहाँ के कोरल के कलर बहुत ही डिफरेंट है। इस वाटर वर्ल्ड में जो कुछ भी था वो बहुत ही कलरफुल लग रहा था, बहुत ही डेकोरेटेड लग रहा था। यहाँ के वेव्स भी उतना भी हेवी नहीं है जो डीप वाटर में होता है। यहाँ पे जो फिशेस है वो भी बहुत ही डिफरेंट है। तो लंजे की माँ ने जो भी सैड स्टोरी बोला था, लंजे वो ऑलमोस्ट भूल चुका था, क्योंकि वो इस वाटर वर्ल्ड में बिल्कुल खो गया था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। ये वाटर वर्ल्ड उसके घर से बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था उसे।
ऑफ कोर्स क्लाउड रेसेस बहुत ही ब्यूटीफुल है, बट ये प्लेस और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। क्लाउड रेस में बेसिकली ब्राइट ब्लू कलर, वाइट कलर एंड ग्रे कलर होता है। इससे और कोई डिफरेंट कलर वहाँ पर नहीं दिखता, बट ये प्लेस बिल्कुल रेनबो की तरह दिख रहा था। यहाँ पर बहुत सारे कलर्स थे। लंजा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ से शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये प्लेस एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल था। उसकी एक्साइटमेंट देखकर लंजा की माँ ने कहा, अपने आप को रोको मत आजान, इस जगह को फ्री होकर एक्सप्लोर करो, तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। बट याद रखना, तुम यहाँ पर सब कुछ देख सकते हो, सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो, बट यहाँ से कोई भी चीज़ तुम घर वापस नहीं लेकर जा सकते। अदरवाइज वहाँ के लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम्हें ये कहाँ से मिला, एंड अगर उन्हें पता चल गया तो तुम्हें पता है कि क्या हो सकता है। एंड अगर तुम्हें कुछ लेकर जाना ही है, देन तुम किसी एक चीज़ को चूज़ कर सकते हो जो तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा एंड जिसे तुम छुपा कर रख सकते हो। ये सुन के लंजा ने नोट किया एंड वो उस समुंदर को एक्सप्लोर करने लगा। वो एक्सप्लोर तो कर रहा था, पर उसकी माँ ने जो सैड स्टोरी बोला था वह अभी उसके मन में गूंज रहा था। लंजा सोच रहा था, अगर अंकल को पता चल गया कि वो यहाँ पर आया है तो उसका अंकल बहुत ही गुस्सा हो जाएंगे। एंड अगर उसे ये पता चला कि वो एंड लंजा की माँ ह्यूमंस को लेकर डिस्कस करते हैं तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि गुसूलैंड में ह्यूमंस को लेकर डिस्कस करना बिल्कुल ही मना है। उनके हिसाब से ह्यूमंस बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग होते हैं, वो बहुत ही पैशनेट होते हैं, उनके अंदर एक अनटेम्ड इमोशंस होते हैं। बट लंजा अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। उसके मन में बस यही क्वेश्चन आ रहा था कि उसकी माँ ने जो स्टोरी बोला है ह्यूमंस को लेकर, वो गुसूलैंड के थ्योरी से बहुत ही डिफरेंट है। एंड लंजा की माँ ने लंजा को ट्रस्ट करके ये स्टोरी बोला है। एंड लंजा अपने माँ को सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है, तो ऑफ कोर्स लंजा की माँ उससे झूठ क्यों बोलेंगी। एनीवेज यही सोचते हुए वो वाटर को एक्सप्लोर कर रहा था। तभी एक्सप्लोर करते हुए वो थोड़ा बहुत वाटर के ऊपर की तरफ आ गया था। वो वाटर के ऊपर तो नहीं आया, बट थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ आ गया था। आई मीन वाटर के ऊपर के वर्ल्ड से कोई भी उसे वहाँ पर देख सकता है। बट लंजा को ये पता नहीं था, क्योंकि वाटर के ऊपर का जो लेयर है उसे वो बहुत ही अच्छा लग रहा था, वो बहुत ही कंफर्टेबल था। वहाँ पर सूरज की रोशनी आ रही थी, वो बहुत ही ग्लो कर रहा था, उस वाटर का लेयर शाइन कर रहा था। एंड वहाँ पर बहुत सारे शेल्स भी थे। लंजा सोच रहा था कि वो कौन सा शेल अपने साथ अपने घर वापस लेकर जाएगा एज अ मेमोरी, क्योंकि उस लेयर में बहुत सारे शेल थे, बहुत डिफरेंट कलर का एंड बहुत ब्यूटीफुल। लंजा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कौन से लेकर जाना चाहिए। यही सोचते हुए उसने वाटर के ऊपर की तरफ देखा एंड तभी वो फ्रीज हो गया, वो भी डर के मारे, क्योंकि कोई वाटर के ऊपर से उसे देख रहा था। एंड वो भी एक छोटा सा बच्चा था जो लंजा की एज का होगा। उसके आईज का कलर बिल्कुल सिल्वर था एंड वो बहुत ही एक्साइटेड था। उसके हाथ में एक नेकलेस था जो ग्रीन बीड से बना हुआ था एंड उसका पेंडेंट बहुत ही फनी टाइप का था। जैसे उस बच्चे ने लंजा को देखा, उसने उस नेकलेस को पानी में फेंक दिया, जैसे उसे जानबूझ के ऐसा किया हो। एंड पानी में फेंकने के बाद उसके फेस में एक बिग स्माइल आ गया। इस तरफ लंजा डरा हुआ था एंड उस तरफ वो बच्चा लंजा को देखकर स्माइल कर रहा था। एंड जैसे लंजा को लगा कि वो बच्चा भी उससे बात करने वाला है, लंजा एक्सट्रीमली डर गया। वो फ्लिंच कर उठा, पर इससे पहले वो बच्चा उससे बात कर पाता, पीछे से किसी ने एक्साइटेडली चिल्लाते हुए उस बच्चे को बुलाने लगा। एंड इस तरफ उस बच्चे का फेंका हुआ वो नेकलेस भी पानी में ऑलरेडी गिर रहा था। एंड लंजा ने ऑटोमेटिकली अपने हाथ को आगे बढ़ा लिया एंड उस नेकलेस को अपने हाथ में पकड़ लिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये नेकलेस कोई पीस ऑफरिंग हो। जैसे ही लंजा ने उस नेकलेस को पकड़ा, उस बच्चे ने पानी के ऊपर से लंजा की तरफ विंक एंड उस ह्यूमन बच्चे ने अपने लिप्स में अपने फिंगर को रखा एंड विस्पर करते हुए कहा, मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बोलूँगा। ये देख के लंजा सोच रहा था, क्या ये ह्यूमन चाइल्ड उसे प्रोटेक्ट कर रहा है? तभी लंजा को कुछ आवाज़ें सुनाई दिया एंड वो आवाज़ ह्यूमन वर्ल्ड से आ रहा था। उस बच्चे को कोई पीछे से बुला रहा था, वो भी विंग कह के। जैसे ही किसी ने विंग को बुलाया, विंग ने पीछे की तरफ टर्न किया। विंग ने भी चिल्लाते हुए
दूसरे बच्चे से कहा, जियांग चैंग, मैं इस समुद्र को कुछ गिफ्ट कर रहा था, तुम यहाँ पर मत आओ। अगर तुम यहाँ पर आ गए तो समुद्र का मैजिक गायब हो जाएगा, तो तुम यहाँ से दूर ही रहो। एंड ये सुनकर लंचा को रियलाइज हुआ कि वो बच्चा जिसको जियांग चैंग बुला रहा था, शायद वो विंग के बात सुनकर रुक गया हो, क्योंकि वो जियांग चैंग वहाँ पर नहीं आया। जियांग चैंग लंचा को ना देखे, शायद इसलिए ही विंग ने जियांग चैंग को रोक दिया है। एंड तभी लंचा को सुनाई दिया उस जियांग चैंग ने विंग से कहा, बट तुम सीजीए का दिया हुआ नेकलेस समुद्र को गिफ्ट नहीं कर सकते, स्पेशली वो नेकलेस जहाँ पर लोटस का पेंडेंट है। मुझे नहीं पता, तुम समुद्र में जंप करो एंड वो नेकलेस वापस लेकर आओ, अदरवाइज मैं सीजीए को बता दूंगा कि तुमने उस नेकलेस को फेंक दिया है। ये सुनकर विंग ने कहा, फॉर योर इंफॉर्मेशन, सीजीए ने मुझे समुद्र के मैजिक के बारे में बताया था एंड मैं इसलिए ही ऐसा कर रहा हूँ। एंड वैसे भी अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा एडवेंचर हमेशा लकी होता है। तो जियांग चैंग, तुम मेरे एडवेंचर के लिए बैड लक चार्म मत बनो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें पानी में फेंक दूंगा। ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा, तुम्हें तो मैं इससे पहले लंचा और कुछ देख पाता या फिर रिएक्ट कर पाता या फिर कुछ बोल पाता, किसी ने लंचा को वहाँ से खींच लिया। एंड वो और कोई नहीं, लंचा की माँ मैडम लान थी, जो लंचा को वहाँ से खींचकर दूर लेकर जा रही थी। कुछ दूर आने के बाद मैडम लान रुक गई एंड देन वो लंचा के बॉडी को चेक करने लगी, जैसे कि वो ये देख रही हो कि लंचा इंजर्ड है या नहीं। उन्होंने कहा, आजान तुम ठीक तो हो ना? लंचा ने नोट किया, क्योंकि ऑफकोर्स विंग ने उसे हर्ट नहीं किया है। फाइनली जब मैडम को ये दिखा कि लंचा सेफ है, उन्हें रिलीफ फील हुआ, पर उनके फेस में जो कंसर्न था अब वो गुस्से में बदल गया। उन्होंने गुस्सा होकर कहा, आजान तुम्हारे हाथ में क्या है? लंचा के हाथ में एक नेकलेस था जिसमें एक लोटस पेंडेंट था। लंचा सोच रहा था ये विंग का है। ये सोचते हुए लंचा ने पाउट किया। इससे पहले लंचा की माँ लंचा के हाथ से वो नेकलेस ले पाती, लंचा ने अपने हाथ से उस नेकलेस को राइटली पकड़ लिया एंड वो टर्न कर गया ताकि लंचा की माँ उसके हाथ से वो नेकलेस ना ले पाए। ये देख के लंचा की माँ ने कहा, लंजान मेरी बात को समझो, तुम्हें कोई भी ह्यूमंस देख नहीं सकता। अगर तुम्हें किसी भी ह्यूमंस ने देख लिया तो ये डेंजरस हो सकता है। एंड अगर तुम कोई भी चीज़ जो ह्यूमंस का है वो अपने साथ घर पे लेकर गए तो वो भी डेंजरस हो सकता है। एंड अगर किसी ने तुम्हें ह्यूमंस की चीज़ों के साथ देख लिया तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। लार्न एल्डर्स ने जनरेशंस के दौरान ये सारी चीज़ें बैन कर दिया है, तो वो लोग तुम्हें पनिश कर देंगे। जब मैडम लाइन ये सब बोल रही थी वो बहुत ही गुस्से में बोल रही थी, चिल्लाते हुए बोल रही थी। एंड शायद ये पहली बार था जब लंचा की माँ लंचा के ऊपर चिल्ला रही थी। तो ये देख के लंचा की आंखों में आंसू आ गया। लंचा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो इस नेकलेस को यहाँ पर छोड़ के नहीं जाना चाहता था, इसे गिव अप नहीं करना चाहता था, क्योंकि लंचा के लिए यही नेकलेस उस लड़के का आखिरी मेमोरी है। ये उसके लिए स्पेशल है। लंचा को नहीं पता कि ये उसके लिए स्पेशल क्यों है, बट उसके लिए ये स्पेशल है। लंचा के सैड फेस देखकर मैडम लान ने एक फॉन्ट शाई किया। उन्होंने लंचा को टाइटली हग कर लिया। उन्होंने कहा, आजान तुम बहुत हद तक मेरी तरह हो एंड दैट्स वाई मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बात सुनो आजान, इसे तुम अपने पास रख सकते हो, बट इसे तुम कहीं भी अपने अंकल को मत दिखाना। एंड अब से तुम हमारे घर का हर एक रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करना, ठीक है? तुम्हें एक गुड बॉय बनना है। आज हमने जो कुछ भी किया है उसको तुम्हें मेकअप करना है गुड बॉय बनकर, ताकि किसी को भी डाउट ना हो। ये सुन के फाइनली लंचा को रिलीफ फील हुआ। उसने नोट किया वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता है, वो एक गुड बॉय बन सकता है। अगर इसके बदले उसे इस पेंडेंट को रखने का परमिशन मिल रहा है तो वो कुछ भी कर सकता है। उसने उस पेंडेंट को अपने बैग में सेफली रख दिया। फिर उसने मैडम लान के हाथ को पकड़ा एंड वो दोनों फिर से अपने घर की तरफ वापस जाने लगे क्लाउड रिसेस में। घर जाते वक्त लंचा सोच रहा था उसे अच्छी तरीके से पता है कि उसे ये पेंडेंट कहाँ पर छिपा कर रखना है। ये पेंडेंट, ये नेकलेस लंचा के लिए उसकी माँ का एंड विंग का स्पेशल मेमोरी है। लंचा की माँ के साथ
उस बचपन का एडवेंचर लंजा के लिए ही फर्स्ट भी था एंड लास्ट भी। उसके बाद वो लोग कहीं भी ऐसे एडवेंचर पे नहीं गए थे, क्योंकि शायद लंजा की माँ के अंदर वो डर आ गया था, ये सोचते हुए कि शायद उन्होंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया था उस दिन। शायद उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, उन्हें लंजा को लेकर ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं जाना चाहिए था। वो बहुत डर गई थी। तो उस दिन के बाद लंजा की माँ ने कहीं भी उस दिन को लेकर बात नहीं किया था। लंजा ने इस चीज़ को पुश करने की कोशिश किया था, बट कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। देखते देखते ऐसे ही टाइम बीतता चला गया। कुछ साल बाद लंजा के फादर का डेथ हो गया एंड उसकी कुछ साल बाद लंजा की माँ का भी डेथ हो गया, वो भी इलनेस के दौरान। अब लंजा की माँ इस दुनिया से चली गई। अब लंजा को कोई भी ह्यूमंस को लेकर स्टोरी नहीं सुनाएगा और ना ही ह्यूमन वर्ल्ड में लेकर जाएगा। सब कुछ वहाँ पर ही ख़त्म हो गया। अब देखते ही देखते 17 साल बीत गया। अब लंजा एक 22 साल का यंग मैन है। अब वो लांग वांगजी बन चुका है, लान कुरेन का आंखों का तारा, आई मीन पर्ल। क्योंकि लंजा एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लान बन चुका है। वो कोई भी रूल्स ब्रेक नहीं करता, वो हर एक रूल्स को दिल से फॉलो करता है, स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। एंड वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वो हर एक चीज़ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसलिए लान कुरेन उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो लान कुरेन का बेस्ट स्टूडेंट है। तो इसलिए पूरे लान क्लैन का लंजा को लेकर एंड लंजा के भाई को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। इसलिए लंजा के पेरेंट्स के डेथ के बाद अंकल ने लंजा को एंड उसके भाई को बहुत ही स्ट्रिक्टली बड़ा किया है। तो अब लंजा के भाई एंड लंजा को पूरे गुसू सोसाइटी में ट्विन जेट्स की तरह दिखाया जाता है। उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो लोग बहुत चीज़ों में नॉलेजेबल है। इनफैक्ट अब वो लोग कल्टिवेटर्स भी बन चुके हैं, वाटर वर्ल्ड के कल्टिवेटर्स। वो लोग अपने पावर से किसी को भी हील कर सकते हैं, वो लोग अपने पावर से किसी को भी हील कर सकते हैं, चाहे वो कोई मरमेड हो या फिर कोई एनिमल। लंजा एंड लान सीचेन अब नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल बन चुके हैं प्रॉपर कल्टिवेशन का। लान हुआन जो अभी लान सीचेन बन चुका है, वो ओवरऑल डिप्लोमेसी एंड लीडरशिप में बहुत बढ़िया हैं। क्योंकि जब लंजा एंड जेबोचुन टीनेजर्स थे तब क्लाउड रेसेस में एक बहुत ही भयंकर सुनामी आया था एंड जेबोचुन ने उस सुनामी के दौरान गुसू के सारे एंशिएंट बुक्स को बचा लिया था, जो कि इम्पॉसिबल था। इस तरह लंजा ने भी लोगों को बचा लिया था। जेबोचुन अपने विजडम, काम एंड काइंडली डिमेनर के वजह से जाने जाते हैं। उन्हें गुसू में जेड ऑफ लान बुलाया जाता है। ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। ये नाम एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड रेयर स्टोन के ऊपर दिया गया है। इस स्टोन को गुसू लान के फाउंडर लान एन ने डिस्कवर किया था। लान सीचेन अपने काइंड बिहेवियर के साथ साथ फिजिकल फाइटिंग में भी बहुत अच्छे हैं। एट द सेम टाइम वो एक बहुत ही बढ़िया म्यूजिशियन भी हैं। वो कोरल फ्लूट प्ले करते हैं। इस तरफ लांग वांगजी, वो जेबोचुन की तरह लोगों से बात करने में अच्छा तो नहीं है, तो उसका नेचर बहुत ही कोल्ड है, उसका एक्सप्रेशन स्टोन है, वो जेबोचुन की तरह अप्रोचेबल नहीं है। बट हाँ, इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि उसका इस आइसी इम्पीरियल एक्सप्रेशन ही उसके लिए सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है। इसकी वजह से उसका पर्सनैलिटी और भी ज़्यादा खिलता है। एंड लंजा अपने पावर के साथ साथ अपने ब्यूटी के लिए भी पूरे गुसू लान में फेमस है। जैसे जेबोचुन कोरल फ्लूट के मास्टर है, वैसे लंजा भी कोरल गुचिन का मास्टर है। वो भी एक बहुत ही बढ़िया म्यूजिशियन है। उसका म्यूजिकल कल्टीवेशन अनमैच्ड है। वो जो भी म्यूज़िक कंपोज करता है या फिर इम्प्रूव करता है, वो म्यूज़िक मल्टीपर्पजिंग होता है। वो म्यूज़िक और भी अपडेटेड कल्टीवेटेड होते हैं। एंड जेबोचुन के साथ साथ लंजा भी तलवारबाजी में बहुत अच्छा है। उसे सिर्फ उसका भाई ही चैलेंज कर सकता है, मैच कर सकता है। अदरवाइज गुसुलान में ऐसा कोई भी नहीं है जो उसकी एनर्जी को मैच कर सके। सो एनीवेज, वो दोनों भाई गुसुलान के प्राइड हैं। उन्हें वॉर करना आता है, फाइट करना तो आता है, बट वो लोग ऐसे ही फाइट नहीं कर सकते। ये रूल्स है, उन्हें पीस मेंटेन करके रखना होगा।
अगर बहुत ज़रूरत पड़े, अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़े या फिर लोगों को प्रोटेक्ट करना पड़े, तभी वो लोग फ़ाइट कर सकते हैं। अदरवाइज़ उन्हें फ़ाइट करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग तभी फाइट कर सकते हैं जब उनके सामने कोई रिसेंटफुल सी बीस्ट आ जाए, सी मॉन्स्टर आ जाए या फिर कोई डेंजरस ह्यूमंस आ जाए। इनफैक्ट उन दोनों भाइयों ने बहुत बार सी डेमन से अपने घर को बचाया भी है। एंड ऑफ कोर्स उन दोनों को ही अपने घर का 3000 रूल्स पता है, क्योंकि गुसुलान के वॉल में वो रूल्स लिखा हुआ है। कोई भी चाहकर भी वो रूल्स अवॉइड नहीं कर सकते। उन रूल्स में से कुछ रूल्स ऐसे भी हैं, जैसे कि नॉइस क्रिएट करना मना है, तेज़ी से स्विम करना मना है, एरोगेंस मना है, फुलिश की तरह स्माइल करना मना है, ऐसे कोई भी चीज़ मत कहना जिसका मीनिंग डिफरेंट है, ऐसे कोई भी चीज़ कहना मना है जिसकी वजह से किसी को हार्म फील हो, हमेशा सही रास्ता फॉलो करना है, कहीं भी गलत रास्तों में नहीं जाना है, एविल के साथ एसोसिएट नहीं करना है, एविल के ट्रैप में नहीं पड़ना है, एंड झूठ नहीं बोलना है। ये जो लास्ट रूल है, ये पर्टिकुलर रूल लंजा को बहुत ही पेन फील करवाता है। उसे बहुत ही हॉरिबल गिल्टी फील होता है। आई मीन उसके अंदर आए भी उसकी माँ का सीक्रेट है, वो इस चीज़ को सीक्रेट रख रहा है, किसी को बता नहीं रहा, तो वो बेसिकली झूठ ही बोल रहा है। बट वो इस गिल्ट को एक दूसरे रूल के साथ मैनेज करता है। उनके 3000 रूल में से एक रूल ऐसा भी है जहाँ पर ये कहा जाता है कि कहीं भी अपने प्रॉमिस को मत तोड़ना। तो उसने अपने माँ को प्रॉमिस किया था कि वो इस सीक्रेट को किसी को भी नहीं बताएगा, तो बेसिकली एक रूल को फॉलो ही कर रहा है। बट जब भी लान कुरेन ह्यूमंस को लेकर लेक्चर देते हैं कि कैसे ह्यूमंस बुरे हैं, जब वो कहते हैं कि ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट मत करना, ह्यूमंस के चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व मत करना, गुसुलान के सेफ्टी को रिस्क में मत डालना, तब लंजो को अंदर अंदर बुरा लगता है। आई मीन वो बेसिकली रूल्स को फॉलो कर रहा है, वो फिर से ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। इनफैक्ट उस दिन के बाद से वो कहीं भी इस क्लाउड रेस से बाहर भी नहीं गया है, वो उस प्लेस में वापस नहीं गया है जहाँ पर वो विंग से मिला था। बट हाँ, जब वो लोग हंटिंग के लिए जाते हैं तब वो कभी कभी ह्यूमंस के शिप्स को देखता है, वो कभी कभी उनके शिप को फॉलो करता है, उनके कन्वर्सेशन को सुनता है, और उसे पता चलता है कि वाटर वर्ल्ड के बाहर क्या चलता है। बट वो अपने आप को यही समझाता है कि वो सब ये इसलिए करता है ताकि उसे और भी नॉलेज मिले, ये सब एजुकेशनल पर्पस के लिए है। एक दिन अपने अंकल एंड अपने भाई के साथ मीटिंग करने के बाद लंजी ये समझ गया था कि अगर वो उनके सामने प्लेनली बात करेगा, कोई भी एक्सक्यूज़ ना देकर, तो उसका फैमिली उसकी चॉइसेस के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा। जिस दिन उसे ये बात रियलाइज़ हुआ है, उस दिन उसे बहुत रिलीफ फील हुआ है। उस दिन के बाद उसके लिए सब कुछ बहुत ही ईजी हो गया था। तो उस दिन के बाद वो फिर से अपने उस स्मॉल बैग को लेकर अपने घर से बाहर चला गया था। आई मीन क्लाउड रेल्स के बाहर। वो पहले अपनी माँ के जेंशन हाउस में गया, देन उनके सीक्रेट रूम पे, वही रूम जहाँ पर लंजा पहले अपने माँ के साथ आया था। उसने अपने पाउच से उस नेकलेस को निकाला जो उसके लिए उसकी माँ का एंड विंग का मेमोरी है। दिन वो उस मिरर के सामने चला गया। वो कुछ टाइम के लिए उस मिरर को देखने लगा। ये मिरर उसकी माँ का सीक्रेट ट्रेजर है जिसे लंजा को हर हाल में बचाकर रखना होगा, क्योंकि मिरर के उस पार ही एक रास्ता है। वो रास्ता एक केव से होकर गुजरता है, एंड उस केव के बाहर ही ह्यूमन वर्ल्ड है जहाँ पर वो अपने माँ के साथ गया था। तो उसे हर हाल में इस चीज़ को बचाना होगा। अगर किसी को पता चल गया तो ये सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट उसे ये सोच के बहुत ही बुरा लगता है कि वो ये सब चीज़ें अपने भाई के साथ शेयर नहीं कर सकता। बट वैसे भी उसका भाई ह्यूमंस को लेकर उतना इंटरेस्टेड है भी नहीं, एंड लंजा अपने प्रॉमिस को तोड़ना भी नहीं चाहता जो उसने अपने माँ से किया था। एंड अब तो उसका भाई एक सेक्ट लीडर भी बन चुका है। उसे पता है कि उसका भाई ट्रस्टेबल है, बट फिर भी उसे ये सब नहीं कहना चाहिए। बट कभी कभी ये सीक्रेट को अपने अंदर रखने की वजह से लंजा को बहुत ही लोनली फील होता है। एट द सेम टाइम एक्साइटेड भी फील होता है, क्योंकि सिर्फ उसे इस सीक्रेट के बारे में पता है। एनीवेज वो उस मिरर के थ्रू केव के अंदर घुसा। उस केव में बहुत सारी चीज़ें था जो उसके माँ का था,
जो इस वर्ल्ड का तो नहीं था। उन चीज़ों में से लंजा का भी एक चीज़ था, एंड वो है उस लोटस नेकलेस जो लंजा खुद का कलेक्शन था। इस केव के अंदर जो भी चीज़ें था वो इस वर्ल्ड का नहीं था। इनमें से आधी चीज़ों का लंजा को नाम तक नहीं पता, जैसे कुछ ज्वेलरीज, कुछ फैब्रिक्स, कुछ पेपर्स, कुछ नोट्स। लंजन ने रीड करने की बहुत कोशिश किया था, बट वो रीड नहीं कर पाया था क्योंकि पानी की वजह से वो नोट्स ऑलमोस्ट गायब ही हो चुके थे। वहाँ पर लंजन को कुछ कपड़े भी मिला था, एंड वो कपड़ा लगभग ह्यूमंस का था क्योंकि उन कपड़ों में कुछ ऐसे डिज़ाइंस थे जो कोई मरमेड तो नहीं पहन सकता, क्योंकि उन कपड़ों में लेग्स थे। आई मीन लेग्स में पहनने वाले डिज़ाइन थे, जैसे कि पैंट्स। अब मरमेड्स का तो लेग्स है नहीं, तो वो लोग किसे कैसे पहन सकते हैं, तो ये तो ह्यूमंस का ही है। बट फिर भी लंजन ने बहुत बार कोशिश किया था उन कपड़ों को पहनने का, उन पैंट्स को अपने टेल्स में पहनने का, बट ऑफकोर्स वो नाकामयाब रहा। तो वो कपड़े उसके किसी काम के नहीं हैं, तो उसके लिए वो सब तो बोरिंग ही है। तो उसके बाद उसने फिर से उन कपड़ों को पहनने की कोशिश नहीं किया। एनीवेज, उन केव में बहुत सारी चीज़ें थे। उनमें से एक चीज़ लंजा के लिए बहुत ही स्पेशल है, एंड वो है उसकी माँ का बैग। उस बैग के अंदर बहुत सारी चीज़ें थे जो बहुत ही कीमती थे, जैसे कि एक शाइनिंग क्रिम्सन रिबन। उसका कलर बहुत ही बोल्ड था, तो लंजन ने उस रिबन को अपने फरर रिबन के ऊपर पहन लिया, एंड वो अपने आप को मिरर में देखने लगा। बट वो कलर गुसुलन के रिबन के साथ मैच नहीं कर रहा था, तो उसने उसे उतार दिया। एंड नेक्स्ट लंजा को एक पेंडेंट मिला जो उसकी माँ के बैग में था। वो पेंडेंट बहुत ही डिफरेंट था, किसी स्ट्रेंज क्रिएचर का लग रहा था जिसके लार्ज ईयर्स हैं। आई मीन लंजा के हिसाब से वो ईयर्स ही होंगे और क्या होंगे। उनके लार्ज आइज भी था, बिग टीथ था। लंजा को नहीं पता था कि ये कौन सा क्रिएचर है, तो उसने खुद से एक नाम रख लिया। उसने नाम रखा लैंड सील। उसके लिए क्रिएचर बहुत ही एडोरेबल दिख रहा था। सोच रहा था पता नहीं इस क्रिएचर को क्या बुलाते हैं लोग। एंड तभी लंजा ने अपने पेंडेंट को देखा, आई मीन अपने नेकलेस को, जो उसे उस दिन मिला था उस ह्यूमन बॉय से। तभी उसे उस ह्यूमन बॉय के फेस याद आने लगा। उसका क्यूरियस आइज, उसके सिल्वर ग्रे आइज, उसके ब्राइट स्माइल, उसे वो याद ही आ रहा था। तभी लंजा को फील हुआ कि शायद केव के ऊपर से उसे कोई शैडो दिखा। एंड जैसे लंजा को ये फील हुआ, उसने सब कुछ अपने अपनी जगह पर रख दिया, एंड वो केव के छोटे से होल से बाहर निकल गया। लंजा को पता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर किसी को पता चल गया तो बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है, बट वो अपने आप को रोक नहीं पाया। वो केव से बाहर आया एंड वो ह्यूमन वर्ल्ड में चला आया। देन उसने थोड़े से अपने सिर को पानी के बाहर निकाला, बस थोड़ा सा ही। तभी उसे पानी में एक शिप दिखा, जो एक बहुत बड़ा शिप था एंड बहुत ही स्ट्रेंज दिखता था। उसमें बहुत सारे हैंडल्स थे, बहुत कुछ था। वो केयरफुली अपने सिर को बाहर निकालकर उस शिप को ध्यान से देखने लगा। उस शिप का थीम कलर था पर्पल, एंड उस शिप से बहुत लोगों की बात करने की, गाना गाने की, हंसने की आवाज़ आ रहा था। वहाँ से बहुत हंसी की आवाज़ आ रही थी, बट सिर्फ एक आवाज़ ने लंजे के दिल को बिल्कुल चौंका दिया था। उसका हार्ट बीट फास्ट हो गया था। ये हंसी लंजे को बहुत ही लाउडली सुनाई दे रहा था, जो लंजे के लिए बहुत ही फैमिलियर था। उसने उस इंसान को देखा जो हंस रहा था। वो इंसान एक ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था। उसके हेयर में एक क्रिम्सन कलर का रिबन था, बिल्कुल वैसे जैसे लंजा के माँ के पास है। उसके आइज बिल्कुल वैसा ही था जैसे लंजा ने 17 साल पहले देखा था। और उसे देखते ही लंजा पहचान गया। लंजा ने विस्पर करते हुए कहा, विंग। लंजा ने देखा कि विंग के पास एक और इंसान है जो पर्पल ड्रेस में है। उसने विंग के शोल्डर पे एक पंच किया। उसने चिल्लाते हुए कहा, विवुशियान, तुमने ऑलरेडी बहुत सारे स्टोरीज बोल दिया है, हम समझ गए हैं और ज़रूरत नहीं है। जैसे उस इंसान ने विंग को शोल्डर पे पंच किया, लंजा फ्रंट हो गया। वो सोच रहा था क्या विंग, आई मीन विवुशियान डेंजर में है, क्या लंजा को कुछ करना चाहिए, बट लंजा क्या करेगा। तभी विंग ने हंसते हुए कहा, जियांग चैंग, तुम बस इसलिए अपसेट हो क्योंकि मेरा स्टैचू
तुम्हारे स्टैचू से ज़्यादा हैंडसम है ना? तभी जियांग चैन ने कहा, रियली? वेल, मेरा स्टैचू तुमसे पहले हुआ है, तुमसे पहले बना है। देन विंग एंड जियांग चैन फिर से आर्ग्यू करने ही वाले थे, तभी वहाँ पर एक और इंसान आ गया उन दोनों के बीच में। उसने ग्रे कलर का कपड़ा पहना था, उसके हाथ में एक फ़ैन था। उसने कहा, वी शियोंग, ये बात सच है कि आपका स्टैचू ज़्यादा हैंडसम है, बट यू नो वट, आई डोंट थिंक कि मैं फिर से कहीं भी आप लोगों के साथ ऐसे सी में पार्टी करने के लिए आऊँगा। आई मीन, हम ये पार्टी लैंड में तो कर सकते हैं ना? मुझे इस समुंदर में सीख फील होता है। यू नो वट, लैंड में एक बहुत ही अच्छा होटल है जहाँ पर हम परफेक्टली पार्टी कर सकते हैं। ये सुन के विंग ने आई रोल किया। उसने अपने हाथ को निये हुसैन के ऊपर रैप कर लिया। उसने कहा, निये हुसैन, ऐसे बच्चों की तरह बिहेव मत करो। तुम बस ये बता दो कि तुम्हें यांग मेंग जियांग के नेवी पसंद नहीं है। इनफैक्ट तुम्हें तो अपने खुद के सेट के नेवी पसंद नहीं है, आर्मी भी पसंद नहीं है। मैं सोच रहा था कि नेक्स्ट टाइम हम ये पार्टी स्काई में करेंगे एंड देखेंगे कि क्या तुम्हें वहाँ पर पार्टी करना अच्छा लगता भी है या नहीं। एंड देन मैं तुम्हारा एक्सपीरियंस तुम्हारे भाई निये मिंगजुए से बता दूंगा। ये सुन के निये हुसैन ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पर ही ठीक हूँ आपके साथ। प्लीज़ आप मेरे भाई को कुछ भी मत बताना। वैसे भी अगर वो ये सुनेंगे कि मैं यहाँ पर पार्टी करने आया हूँ तो वो वैसे भी गुस्सा हो जाएंगे। वैसे ये सब छोड़िए, हम स्टैचू के टॉपिक में वापस आते हैं। अब ये सुन के जियांग चैन ने आई रोल किया एंड ऑफ कोर्स विंग उस टॉपिक में खो गया। देन विंग अपने स्टैचू के पास गया। लंजा ने भी विंग को फॉलो किया एंड तभी लंजा को विंग का स्टैचू दिखाई दिया, जो सच में बहुत ही ब्यूटीफुल था एंड हैंडसम भी, बिल्कुल विंग की तरह। देख के लग ही नहीं रहा था कि वो कोई स्टैचू है, उसे देख के लग रहा था कि वो सेकंड विंग है। एंड देन ड्रामेटिकली विंग स्टैचू को लेकर जियांग चैन को स्टोरी बोलने लगा एंड जियांग चैन ऑफ कोर्स आई रोल कर रहा था, गुस्सा कर रहा था। एंड विंग जो स्टोरी बोल रहा था वो जियांग चैन के लिए तो बोरिंग था, बट लंजा के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आई मीन, उसकी माँ इंटरेस्टिंग स्टोरी बोला करती थी, बट उसकी माँ के बाद कोई भी उसे ऐसी स्टोरी नहीं बोला करता था। अब फाइनली वो कोई स्टोरी सुन रहा था जो बहुत ही एक्साइटिंग था। लंजा को बहुत अच्छा लग रहा था। लंजा का लाइफ तो खुद एक डल है, तो विंग की स्टोरी सुन के उसे अच्छा लग रहा था। जैसे विंग का स्टोरी फिनिश हुआ, एक बहुत ज़ोर का आवाज़ हुआ, एक बहुत ही ज़ोर का थंडर स्टॉर्म हुआ, वो भी उस शिप के ऊपर। सडनली समुंदर में वेव्स आने लगा, बाढ़ आ गया। वेदर इतना ख़राब हो गया कि लंजा को भी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। बहुत ही फ्यूरियसली स्टॉर्मिंग होने लगा था एंड वो वेव्स उस शिप को तोड़ रहे थे। इनफैक्ट लंजा खुद बहुत ही मुश्किल से अपने आप को बचा पा रहा था क्योंकि वो पानी के सरफेस में था। बेसिकली मरमेड्स डीप वाटर के लिए बने हुए हैं, वो लोग वहाँ पर अपने आप को बचा सकते हैं, बट पानी के सरफेस में नहीं। तो वो बहुत कोशिश कर रहा था ताकि वो इस वेव्स को, इस सुनामी को अवॉइड कर सके। वो अपने को बचने की कोशिश कर ही रहा था, तभी लंजा को जियांग चैन की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दिया। जियांग चैन पैनिक होकर चिल्ला रहा था, वी वुशियान तुम कहाँ पर हो? एंड तब लंजा को पता चला कि वी वुशियान मिसिंग है, वो खो गया है। ये सुनते ही लंजा के अंदर डर बढ़ गया, वो बहुत ज़्यादा डर गया। वो इमीडिएटली पानी के डीप में चला गया एंड वो विंग को ढूंढने लगा। वो हर जगह विंग को ढूंढने लगा, वो पानी के हर तरफ स्कैनिंग करने लगा। कुछ टाइम बाद फाइनली लंजा को थोड़ा सा ब्लड दिखाई दिया। लंजा ने उस ब्लड का पीछा किया एंड तभी लंजा को विंग का बॉडी मिला जो पानी के अंदर चला गया था। लंजा ने उसे अपने बाहों में पकड़ लिया। दिन वो विंग को लेकर स्विम करते हुए सरफेस की तरफ जाने लगा। जब वो स्विम कर रहा था तब वो कंटिन्यू विंग को बुलाया जा रहा था, उसके चीक्स को, उसके बैक को पैटिंग किए जा रहा था, बट विंग पानी के अंदर बेहोश हो चुका था। लंजा मन ही मन यही बोल रहा था, विंग प्लीज़ जिंदा रहना, तुम्हें जिंदा रहना ही होगा। ये बोलते हुए लंजा ने विंग को टाइटली पकड़ लिया एंड वो आगे बढ़ने लगा सरफेस की तरफ। जब वो आगे बढ़ रहा था तब उसने विंग के माउथ को एंड नोज को समुंदर के ऊपर रखा ताकि विंग को एयर मिल सके, क्योंकि लंजा को पता है कि इंसानों को पानी के अंदर सांस नहीं आता। लंजा कंटिन्यू स्विम किए जा रहा था, उसे नहीं पता कि सरफेस किस तरफ है, बट वो आगे बढ़ रहा था। विंग के डेंजर को देखकर लंजा के पूरे बॉडी में गुज़म्स आ गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वैसे भी रूल्स में साफ साफ लिखा है कि ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट मत करना और ना ही ह्यूमंस के अफेयर्स में इन्वॉल्व होना, एंड लंजा वो दोनों ही कर रहा था।
उसको तोड़ रहा था। बट एनीवेज अभी लंजा के लिए विंग की लाइफ ज़्यादा मैटर करता है, उसे विंग को बचाना होगा। इस तरफ धीरे धीरे तूफान शांत हो रहा था एंड लंजा का जर्नी अभी थोड़ा बहुत ईजी हो रहा था। तभी लंजा को दूर कुछ बीचेस दिखा, उसके साथ साथ कुछ लाइफ बोट्स भी। इससे पहले और देर हो जाए लंजा ने फास्ट स्विम करना शुरू किया एंड वो विंग को लेकर उन बीचेस की तरफ जाने लगा। अब फाइनली वो बीचेस के पास पहुंच गया था। उसने विंग की फेस की तरफ ध्यान से देखा। अभी विंग उसके बाहों में था। उसे बचपन का विंग याद आ रहा था। बचपन के विंग के फेस में चबी चीक्स था जो अभी शार्प जॉ लाइन में बदल चुका था। उसका फेस और भी हैंडसम हो गया था। उसका डार्क हेयर जो कभी छोटा हुआ करता था अब बहुत ही लॉन्ग हो चुका था। उसके हेयर में वो रेड रिबन प्राउडली फ्लोट कर रहा था। अब जब विंग पेल हो चुका था, इंजर्ड हो चुका था, पर फिर भी विंग बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था। लंजा का हार्ट बीट ऑलमोस्ट फास्ट हो गया था। तभी लंजा को विंग के हेड में थोड़ा सा ब्लड दिखा। उसने लगा कि विंग के हेड में थोड़ा सा कट हो गया है। लकीली ये कोई डीप वुंड नहीं था। तो लंजा ने अपने हाथ को ऊपर किया एंड अपने अंदर से एनर्जी विंग के अंदर ट्रांसफ़र किया एंड तभी विंग के हेड में जो स्मॉल कट था वो गायब हो गया। एंड तभी लंजा को रियलाइज़ हुआ कि उसने अभी भी क्या किया। बेसिकली उन्हें गुस्से में सिखाया गया था कि किसी को हील करने के लिए उन्हें हीलिंग सॉन्ग हम करना होगा, बट यहाँ पर लंजा कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ कर रहा था। वो कोई डिफरेंट सॉन्ग गा रहा था जो उसने खुद कंपोज किया था। उसे नहीं पता कि उसने ये सॉन्ग कब कंपोज किया है। एंड वो अभी भी उस सॉन्ग को कंपोज कर रहा था सिर्फ विंग के लिए। एंड वो उस सॉन्ग को कंपोज करते हुए अपने पावर से विंग को हील भी कर रहा था। वो कंटिन्यू सॉन्ग को गाया जा रहा था एंड तभी विंग की आइज़ थोड़ा बहुत ओपन होने लगा एंड तभी लंजा ने गाना गाना स्टॉप कर दिया। जब लंजा को दिखा कि विंग के आइज़ अब धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं, वो फ्रीज हो गया। विंग ने अपनी आंखें ओपन किया। उसने अपने हाथ को अपने हेड के उस तरफ रखा जहाँ पर उसे इंजरी हुआ था। उसे रियलाइज़ हुआ कि उसका इंजरी अभी गायब हो चुका है। इससे पहले विंग कुछ कह पाता या फिर लंजा कुछ कह पाता, लंजा को कुछ वॉइसेस सुनाई दिया जो उनकी तरफ आ रहा था। जैसे ही लंजा को ये वॉइसेस सुनाई दिया, उसने विंग को बीच पे रखा एंड देन वो पानी में चला गया। इस तरह विंग जब उसने अपने आंखें ओपन किया था तब वो लंजा के बाहों में ही था एंड उसने बहुत सालों बाद फिर से उस आइज़ को देखा था। वो सोच रहा था ब्यूटीफुल गोल्डन आइज़। एंड ऑफकोर्स तब लंजा गाना भी गा रहा था तो विंग को उसका वॉइस भी सुनाई दे रहा था। तो विंग सोच रहा था एट द सेम टाइम ब्यूटीफुल गोल्डन वॉइस। एंड विंग कंफर्म था कि उसने 17 साल पहले इसी आइज़ को देखा था, इसी क्रिएचर को पानी के अंदर देखा था। वो कोई गलत फहमी नहीं था, ये सब सच था। पर इससे पहले विंग कुछ कह पाता, वो क्रिएचर पानी में गायब हो गया। विंग ने विस्पर करते हुए कहा, वापस आओ, वापस आओ। बट ऑफकोर्स विंग का वॉइस उस तक नहीं पहुंचा एंड वो क्रिएचर पानी के अंदर गायब हो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तक के लिए स्टे सेफ।